हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग करेंगे क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी पार्ट, जिसमें चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे लाइफ की स्टार्टिंग कैसे हुई उसके बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। Darwin's theory of evolution tells us how life evolved from simple to more complex forms, and Mendel's experiment gave us the mechanism for the inheritance of traits from one generation to the next. डार्विन की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उससे हमें ये पता चलता है कि लाइफ कैसे धीरे धीरे चेंज होती गई। पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए, फिर उनसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते गए। और जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट है वो हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रेड्स हैं उनका इनहेरिटेंस या फ्लो होता है। But neither tells us anything about how life began on earth in the first place. लेकिन दोनों में से हमें ये किसी ने नहीं बताया कि लाइफ जो है वो अर्थ पे कैसे शुरुआत हुई होगी, कैसे लाइफ की स्टार्टिंग हुई और जो धीरे धीरे इस फॉर्म में चेंज हो गई। J.P.S. Hardin, a British scientist who became a citizen of India later, suggested in 1929 that life must have developed from the simple inorganic molecules which were present on Earth soon after it was formed. J.P.S. हॉल्डेन जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जो बाद में इंडिया के सिटीजन बन गए, उन्होंने 1929 में ये सजेस्ट किया कि जो लाइफ है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डेवलप हुई होगी जो कि अर्थ पे प्रेजेंट थे जैसे ही अर्थ फॉर्म हुई। यानी कि अर्थ फॉर्म हुई तो अर्थ पे कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे, डेवलप हुए होंगे और फिर वहां से लिविंग चीजों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। He speculated that the conditions on Earth at that time, which were far from the conditions we see today, could have given rise to more complex organic molecules that were necessary for life. तो उन्होंने ये अज्यूम किया कि अर्थ उस टाइम पे जो अर्थ में कंडीशन थी वो आज की कंडीशन से बहुत ज्यादा अलग थी, और उन कंडीशंस की वजह से जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, जिसकी जिसमें जिंदगी की जरूरत थी, लाइफ के लिए जो जरूरत था ऐसे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। द फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म वुड अराइज फ्रॉम फर्दर केमिकल सिंथेसिस। और पहला जो प्राचीन या आप कह सकते हो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म अराइज हुआ वो केमिकल सिंथेसिस, यानी कि केमिकल्स में चेंज आता गया, केमिकल्स बनते गए और उनसे फर्दर फाइनली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो गया। हाउ डिड दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अराइज, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे अराइज हुए? An answer was suggested by the experiment conducted by Stanley L. Miller and Harold C. Urey in 1953। 1953 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया स्टैनली एल मिलर और हारोल्ड सी ओरे के द्वारा, और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने आंसर सजेस्ट किया। They assembled an atmosphere similar to that thought to exist on early Earth. These had molecules like ammonia, methane, and hydrogen sulfide, but no oxygen over water. उन्होंने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया और उन्होंने ये मतलब इसको अज्यूम किया कि ये एटमॉस्फेयर उस टाइम पे अर्थ के एटमॉस्फेयर से मिलता है। उस एटमॉस्फेयर में अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, मीथेन के हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के हैं, पानी के ऊपर, यानी पानी है और ये मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन कोई ऑक्सीजन नहीं है। दिस वॉज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, और इसे 100 डिग्री से थोड़ा सा नीचे टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया। एंड स्पार्क्स वर प्रोड्यूस्ड थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेस टू स्टिमुलेट लाइटनिंग, और लाइटनिंग प्रोड्यूस करने के लिए स्पार्क जो था वो प्रोड्यूस किया गया इन गैसेस के मिक्सचर में से। एट द एंड ऑफ अ वीक, एक हफ्ते के एंड में 15% ऑफ द कार्बन फ्रॉम द मीथेन, मीथेन से जो 15% कार्बन था had been converted to simple compounds of carbon including amino acid। ये जो आपके पास कार्बन था वो सिंपल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जिसमें अमीनो एसिड भी शामिल है उसमें कन्वर्ट हो गई।
which make up protein molecules। अमीनो एसिड काफी सारे आपस में कनेक्ट होते हैं और प्रोटीन बन जाते हैं। और आपको पता है हमारे सेल जो बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, तो इसीलिए कैन लाइफ अराइज अफ्रेश ऑन अर्थ इवन नाउ। तो कहता है क्या जो लाइफ है, जिंदगी अर्थ पे क्या अभी भी एक नई तरीके से स्टार्ट हो सकती है, तो उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। What are the different ways in which individuals with a particular trait may increase in a population? क्या क्या अलग तरीके हैं जिनके थ्रू इंडिविजुअल्स किसी पर्टिकुलर ट्रेट के पॉपुलेशन में इंक्रीज हो सकते हैं? तो हमने कल दो तरीके पढ़े थे। एक था नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें कलर रेड से ग्रीन हो गया और क्रो उनको नहीं देख पाए ग्रीन को कि वो ग्रीन बीटल्स हैं या लीव्स हैं, और इससे ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन बढ़ गई। सेकंड क्या था? जेनेटिक ट्रिप, जिसमें एक्सीडेंटल सर्वाइवर मिलता है। रेड वाले सारे मर जाते थे बीटल्स, लेकिन ब्लू वाले बच जाते थे बाय चांस, और इससे उनकी ही पॉपुलेशन आगे इंक्रीज करती थी। तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं जिससे एक पर्टिकुलर ट्रेट के इंडिविजुअल्स इंक्रीज करते हैं। Why are traits acquired during the lifetime of an individual not inherited? जो ट्रेड्स लाइफ टाइम में एक्वायर किए जाते हैं, एक्वायर मतलब जो हमें जीन्स के थ्रू नहीं मिलते, वो आगे क्यों फ्लो नहीं करते? इसका सिंपल आंसर है कि ये जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं ये हमारे किन टिश्यूज के साथ बिलोंग होते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज के साथ बिलोंगिंग होते हैं। और इसका मतलब ये है रिप्रोडक्टिव टिश्यू पे इनका कोई असर नहीं होता। रिप्रोडक्टिव टिश्यू पे कोई असर नहीं है मतलब जीन्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर जीन्स में कोई चेंज नहीं आया तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में भी फ्लो नहीं कर सकते। इसीलिए एक्वायर्ड ट्रेट्स डज नॉट या डू नॉट inherited from one generation to another generation। Why are small numbers of surviving tigers a cause of worry from the point of view of genetics? जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टाइगर सरवाइव कर गए हैं, जिंदा बचे हुए हैं, उनकी नंबरिंग पॉपुलेशन बहुत कम है, वो एक चिंता का विषय है। क्यों क्यों है वो चिंता का विषय? बड़ा इजी है इसका आंसर भी। ये चिंता का विषय इसीलिए है क्योंकि अगर टाइगर्स की नंबरिंग कम होती जा रही है तो इसका मतलब क्या हो गया है कि एक स्टेज पे आके उनकी नंबरिंग इतनी कम हो जाएगी कि वो फर्दर सरवाइव नहीं कर पाएंगे और फर्दर उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी डन नहीं हो पाएगा। ओके, तो मैं एक्चुअली इंटरनेट पे आंसर चेक कर रहा था तो सभी ने ये लिखा हुआ है कि अगर स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स हैं तो मतलब जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो बहुत कम है। तो अगर कोई चेंजेस इन्वायरमेंट में आते हैं तो उन स्मॉल पॉपुलेशन का सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, जिससे इनकी स्पीसीज खत्म भी हो सकती है। तो इसीलिए स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स का जो विषय है वो बहुत ही चिंताजनक है। और अगर कोई डिसीज फैल जाती है इस पॉपुलेशन में तो हो सकता है कि सारे के सारे टाइगर्स ही डेड हो जाएं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पीसिएशन। स्पीसिएशन क्या होता है? सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, आपके पास कोई अभी एग्जिस्टिंग स्पीसीज है उससे एक नई स्पीसी बन जाना, दैट इज कॉल्ड स्पीसिएशन। What we have seen so far is micro evolution। अभी तक हम लोगों ने स्मॉल लेवल पे evolution के बारे में देखा है। That means that the changes are small even though they are significant। इसका मतलब changes small है लेकिन हालांकि उनका भी अपना महत्व है। Also they simply change the common characteristic of a particular species। और एक पर्टिकुलर स्पीसीज का वो कोई कॉमन करेक्टर जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे हमने बीटल्स का देखा, कलर उनका रेड से ब्लू हो गया या रेड से ग्रीन हो गया। बट दिस डज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू स्पीसीज कम इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है कि नई स्पीसीज कैसे एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, कलर चेंज हो गया लेकिन रहेंगे तो वो बीटल्स ही। ऐसे थोड़ी है कि वो कोई नया कोई ऑर्गेनिज्म बन गया। तो मतलब नई स्पीसीज कैसे आई? ह्यूमन बीइंग एक अलग स्पीसीज है, डॉग एक अलग स्पीसीज है, कैट एक अलग स्पीसीज है, तो वैसे कैसे नई एग्जिस्टेंस हुई है वो कहते हैं इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई। This can be said to have happened only if this group of beetles we are thinking about splits into two populations that cannot reproduce with each other। ये तब हुआ होता अगर ये जो बीटल्स के ग्रुप थे ये
अपने आप को दो पार्ट्स में स्प्लिट हिस्सों में डिवाइड कर लेते जो कि एक दूसरे से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। फिर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बीटल्स की दो नई स्पीसीज यहाँ पे बन गई हैं। When this happens, this can be called two independent species. तो हम लोग फिर इसको independent species बोलते हैं क्योंकि they cannot do reproduction with each other. So can we extend the reasoning we had used above to explain such speciation? तो कहते हैं क्या हम लोग रीजनिंग को थोड़ा बढ़ा सकते हैं जो हम लोगों ने ऊपर स्पीसीएशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करना है। चलिए अब करते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन। कंसिडर व्हाट वुड हैपन, मान लो कहता है कि क्या हुआ होता इफ द bushes द beetle feed on are spread widely over a mountain range। मान लो कि जो bushes झाड़ियां थी जिन पे beetles खा रहे थे वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है पहाड़ों की चोटियों तक। आप ये कह सकते हो कि पहाड़ों की बहुत लंबी लंबी रेंज है वहां पे फैली हुई है। The beetle population becomes very large as a result। beetle की population बहुत ज्यादा हो जाती है इससे। But individual beetles feed mostly on a few nearby bushes throughout their lifetime। पर जो individual beetles हैं वो ज्यादातर अपने आसपास की bushes ही खा के अपनी जिंदगी गुजारते हैं, मतलब वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करते। They do not travel far, वो ज्यादा दूर नहीं जाते। So in this huge population of beetles, तो इस बहुत बड़ी population of beetles में there will be sub population in neighborhoods। तो यानी कि एक सब पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा उनके नेबरहुड, उनके पड़ोस में भी होगा। Since male and female beetles have to meet for reproduction to happen, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल बीटल्स को आपस में रिप्रोडक्शन के लिए मिलना होगा। मोस्ट रिप्रोडक्शन विल बी विद इन दीज सब पॉपुलेशंस। तो ज्यादातर जो रिप्रोडक्शन होता है वो इन्हीं सब पॉपुलेशंस के बीच में होता रहता है। Of course, an occasional adventurous beetle might go from one side to another। हो सकता है कि कई बार किसी एडवेंचर कोई मतलब कोई हालात ऐसे हो जाए कि कोई बीटल एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाए, यानी कि एक नेबरहुड से अपने वाले मतलब यू कैन से फैमिली या अपने मतलब अपने आसपास वालों से किसी और नेबरहुड में चला जाए। और बीटल इज पिक्ड बाय अ क्रो फ्रॉम वन साइड, या हो सकता है क्रो एक बीटल को उठा ले एक जगह से एंड ड्रॉप इन द अदर साइड विदाउट बीइंग ईटन, और बिना खाए वो दूसरी किसी जगह पर उसको ड्रॉप कर दे। इन आइदर केस, किसी भी केस में द माइग्रेंट बीटल विल रिप्रोड्यूस विद द लोकल पॉपुलेशन। तो जो बीटल माइग्रेट होकर आया है मतलब एक पॉपुलेशन से उठ के दूसरी पॉपुलेशन में आया है वो लोकल, वो जहाँ पे गिरा है वहीं के बीटल्स के लोकल पॉपुलेशन के साथ रिप्रोडक्शन करेगा। दिस विल रिजल्ट इन द जीन्स ऑफ द माइग्रेंट बीटल एंटरिंग अ न्यू पॉपुलेशन। तो इससे क्या होगा, जो माइग्रेंट बीटल का जीन है वो अब एक नई पॉपुलेशन के अंदर एंटर कर जाएगा। दिस काइंड ऑफ जीन फ्लो इज बाउंड टू, ये इस टाइप का जो जीन फ्लो हो रहा है बिटवीन पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के बीच में होना स्वाभाविक है। दैट आर पार्शियली बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, जो एक दूसरे से हल्के फुल्के अलग है लेकिन कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं है। जैसे आप इंडिया में बात कर सकते हैं, इंडिया में एक बंदा है पंजाब का और जो फीमेल है लेट मी से वो साउथ की है, या फिर फीमेल लगा लो पंजाब की है और जो मेल है वो साउथ साइड से है, तो उनके जो जीन्स है उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा लेकिन वो कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। If, however, between two such subpopulation a larger river come into existence, लेकिन अगर मान लो कि ऐसी दो सब पॉपुलेशन के बीच में एक बड़ी रिवर नदी आ जाए, द टू पॉपुलेशन विल बी फर्दर आइसोलेटेड, तो दो पॉपुलेशन और भी ज्यादा अलग हो जाएंगी। द लेवल्स ऑफ जीन फ्लो बिटवीन देम विल डिक्रीज इवन फर्दर, तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो जीन का फ्लो है वो होने का चांस और भी कम हो जाएगा। Over generations, genetic drift will accumulate different changes in each subpopulation। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो उसकी वजह से जो चेंजेस हैं वो इकट्ठे होते रहे कि हर सब पॉपुलेशन में। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या था, एक्सीडेंटल सर्वाइवर, तो मतलब बाय चांस कोई जीन एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो शिफ्टिंग होता रहेगा। Also, natural selection may also operate differently in these different geographic location। और जो नेचुरल सिलेक्शन है वो भी अलग अलग तरीके से इन जियोग्राफिक लोकेशन के ऊपर एक्टिवेट होगा। Thus, for example, in the territory of one population, crows are eliminated by eagles। मान लो किसी जगह पर जिसमें एक पॉपुलेशन रह रही है बीटल्स की, वहां पे क्रोज को किसने खा लिया, ईगल्स ने खा लिया।
बट दिस डज नॉट हैपन फॉर द अदर सब पॉपुलेशन, लेकिन ऐसा दूसरी किसी सब पॉपुलेशन के लिए नहीं हुआ वेयर क्रो नंबर्स आर वेरी हाई, जहां पे क्रो की नंबरिंग बहुत हाई है। एज ए रिजल्ट द ग्रीन वेरिएशन विल नॉट बी सिलेक्टेड एट द फर्स्ट साइट, तो पहली जो जगह है वहां पर ग्रीन वेरिएशन का कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पे जो क्रोस थे वो तो एलिमिनेट हो गए। while it will be strongly selected at the second, लेकिन दूसरी साइड पे ये स्ट्रांगली सिलेक्ट होगा कि वहां पे क्रोस किसी ने नहीं खाए हैं, क्रोस रेड बीटल्स को खाते रहेंगे और ग्रीन वालों की नंबरिंग इंक्रीज होती रहेगी, जबकि पहली वाली जगह पर रेड वाले भी होंगे ग्रीन वाले भी होंगे, लेकिन रेड वाले भी ज्यादा है तो उनकी नंबरिंग ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे क्रॉस किसी को खाने के लिए नहीं है। Together, the process of genetic drift and natural selection will result in these two isolated subpopulations of beetles becoming more and more different from each other. तो दोनों प्रोसेस मिलके जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये जो दो अलग अलग सब पॉपुलेशन बनी है बीटल्स की, वो एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंट होती जाएंगी टाइम के साथ। Eventually, members of these two groups will incapable of reproducing with each other even if they happen to meet, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब इन दो ग्रुप्स के मेंबर एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे चाहे वो दूसरे के साथ मिल भी जाए। तो मतलब आपके बीटल्स तो एक ही थे स्टार्टिंग में, लेकिन आफ्टर जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से दो पार्ट जो थे वो एक दूसरे से इतने अलग हो गए कि एक पॉपुलेशन वाला जो हिस्सा है वो दूसरी पॉपुलेशन वाले हिस्से के बीटल के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता था। देयर कैन बी नंबर ऑफ वेज बाय विच दिस कैन हैपन, काफी सारे तरीके हैं जिससे ये चीज हो सकती है। इफ द डीएनए चेंजेस आर सब इनफ सच एज अ चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इवेंचुअली द जर्म सेल्स ऑफ द टू ग्रुप्स कैन नॉट फ्यूज विद ईच अदर। कहता है कि अगर डीएनए चेंज हो जाए इतना ज्यादा कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदल जाए, तो जो जर्म सेल्स हैं दो ग्रुप्स के वो दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हो सकते, or a new variation emerges in which green females will not mate with red male sorry, और एक ऐसी वेरिएशन आ जाए जिसमें ग्रीन फीमेल बीटल जो है वो रेड मेल्स बीटल के साथ मेटिंग यानी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें, बट ओनली विद ग्रीन मेल, लेकिन वो सिर्फ ग्रीन मेल वाले बीटल के साथ ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जाएं। दिस अलाउज वेरी स्ट्रॉन्ग नेचुरल सिलेक्शन फॉर ग्रीनीज, तो इसका मतलब क्या है, ये जो सिलेक्शन किया है वो ग्रीन बीटल्स ने बहुत स्ट्रांगली किया है कि वो रेड वालों के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं जा रहे, लेकिन सिर्फ ग्रीन बीटल वाले मेल्स के साथ ही वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जा सकते हैं। Now, if such a green female beetle meets a red male from the other group, her behavior will ensure that there is no reproduction between them. तो अगर मान लो एक ग्रीन फीमेल बीटल एक रेड मेल बीटल से मिलता है दूसरे ग्रुप के, तो उसका जो बिहेवियर होगा फीमेल वाले का वो इस तरीके से होगा कि दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इफेक्टिवली न्यू स्पीसीज ऑफ बीटल्स आर बीइंग जनरेटेड, और मतलब क्या हो गया है कि बीटल्स की नई स्पीसीज जो है वो जनरेट हो गई है, और इस तरीके से इसी प्रोसेस को वी कॉल स्पीसिएशन बोलते हैं। चलिए उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं तीन। लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू द राइज ऑफ अ न्यू स्पीसीज, किन फैक्टर की वजह से नई स्पीसीज बनती है? तो हमने लोगों ने पढ़ा है अभी, एक तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है और दूसरा प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन। तो इन दो चीजों की वजह से जो नई स्पीसीज है वो प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं। Will geographical isolation be a major factor in the speciation of a self-pollinating plant species? Why or why not? अगर कहता है कोई प्लांट स्पीसीज सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, क्या उससे एक नई स्पीसीज क्रिएट हो सकती है अगर जियोग्राफिकल आइसोलेशन प्रोड्यूस हो जाए? वाई और वाई नॉट? तो इसका आंसर देखिए ये आएगा कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन में, मतलब वो जा रहा है। ज्योग्राफिक आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि आपने पहले इन प्लांट स्पीसीज को एक जगह पे रखा, फिर आपने उनका जो ज्योग्राफिक पोर्शन है वो चेंज कर दिया, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि सेम प्लांट का जो फ्लावर है उसी के अंदर पॉलन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा की तरफ।
तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी आप लोगों का नया फैक्टर नहीं यहाँ पे दूसरे प्लांट से आया, सेम प्लांट का ही जो फैक्टर है वो ट्रांसफर हुआ है। तो हालांकि इन्वायरमेंट की वजह से कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ वेरिएशन क्रिएट हो सकती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा कि नई स्पीसीज ही बन जाए। तो इसीलिए इसका आंसर हमारे अकॉर्डिंगली नो आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, विल जियोग्राफिक आइसोलेशन बी अ मेजर फैक्टर इन द स्पीसीएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, व्हाई और व्हाई? अब यहाँ पे जो स्पीसीएशन का टॉपिक उठाया गया है वो डिपेंड करता है, कहता है क्या वो ऑर्गेनिज्म जो असेक्सुअली यानी सिंगल इंडिविजुअल है, क्या उसमें भी आ सकता है जियोग्राफिक आइसोलेशन, एक नई स्पीसीज को जन्म दे दे, वाई और वाई नॉट? तो इसका तो आंसर डायरेक्टली नो ही लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये स्पीसीएशन का जो चीज है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा आता है, असेक्सुअल में होने का चांस बहुत ही कम है। तो इसलिए हम लोग इसका आंसर नो लिखेंगे, क्योंकि हम लोग क्या लिखेंगे, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। असेक्सुअल में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, due to which if there will be some changes in the DNA of the asexual organism, then there will be a new variation, but that variation will not lead to the speciation। तो वेरिएशन आएगी, नई वेरिएशन ये आएगी, ये है तो है ही डीएनए कॉपी करते हुए, लेकिन एक नया स्पीसीएशन बन जाए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसीलिए यहाँ पे जियोग्राफिक आइसोलेशन की अगर आप उसको एक से दूसरी जगह शिफ्ट कर दोगे तो नया स्पीसीज बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसीलिए इसका भी आंसर हम लोग ना नो लिखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को स्पेसिएशन वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा, साथ में आपको ये भी आइडिया पता चला होगा कि किस तरीके से लाइफ का ओरिजिन अर्थ के ऊपर हुआ। इसको जरूर दोबारा रीड आउट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।